जय हिंद दोस्तों। कभी कभी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी दब जाती हैं और कारण उसका होता है कि कोई उससे महत्वपूर्ण कोई बात चल रही होती है, तो इसके चलते कोई महत्वपूर्ण खबर या महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ। दरअसल 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया 1 फरवरी 2026 को, लेकिन उस दिन पूरे देश की निगाह 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले संघीय बजट पर था, आम बजट पर था, और इसके चलते 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों पर चर्चा नहीं हो पाई जिस पर चर्चा खुलकर होनी चाहिए थी। लेकिन आप यह जान लीजिए कि 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस वित्त आयोग की उस रिपोर्ट में अनेक बातें ऐसी हैं जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वाले राज्यों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन मजे की बात है कि इस पर राज्य सरकारों की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, शायद उनको भी इसका भान नहीं है। तो आखिर 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की वो कौन सी ऐसी सिफारिशें हैं या कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, और वहीं जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जो विकसित राज्य हैं, उनको लाभ हो सकता है। इसको हम समझेंगे आज के इस 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के सत्र में। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि वित्त आयोग होता क्या है। आपको पता है कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला राज्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत में क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और यह जो संघीय शासन प्रणाली होती है, इसमें आप देखते हैं प्रशासनिक संघवाद होता है, विधायी संघवाद होता है, और एक आपका वित्तीय अथवा राजकोषीय संघवाद होता है। राजकोषीय संघवाद का मतलब होता है कि राज्य और संघ के बीच में राजकोषीय या वित्तीय संतुलन बना रहे। लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था एक गतिशील क्या है, अवधारणा है, कर राजस्व क्या है, एक गत्यात्मक थियरी है, तो इसके चलते एक निश्चित समय अंतराल पर राज्य और संघ के बीच में वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो ही जाता है अपने आप। इसी वित्तीय असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए और राज्य और संघ के बीच में तथा राज्यों के बीच में आपस में वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और उस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो कर राजस्व होता है, जिसको टैक्स डिवीजन पुल बोलते हैं, वास्तव में जो आपके सरकार के पास, संघ के पास जो कर पहुंचता है, उसको संघ और राज्यों के बीच में बंटवारा उसका किया जाता है, और फिर राज्यों के लिए जो प्रतिशत या अनुपात निर्धारित हो जाता है, उसको राज्यों के बीच आपस में क्षैतिज तौर पर बांटा जाता है। इसी काम के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 में इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्टें होंगी वो कब से लागू होंगी, तो वो लागू होंगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए यह इसकी रिपोर्ट लागू की जाएगी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब, जो कि नीति आयोग के पहले क्या थे, उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और उसके बाद आप देखेंगे तो एजे मैथ्यू हैं, फिर आप देखेंगे सौम्या कांति घोष हैं, इधर आप देखेंगे एएन झा साहब हैं और निरंजन राज्याध्यक्षा जी हैं। ये 4 इनके पूर्णकालिक और अंशकालिक क्या थे, सदस्य थे। वहीं पर ऋत्विक रंजन पांडे जो हैं, यह इस वित्त आयोग के सचिव के तौर पर इन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया। यह वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। लेकिन वित्त आयोग की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कब आई, तो संसद में इसे प्रस्तुत किया गया 2 फरवरी 2026 को, और उसके बाद इस पर लगातार क्या है, चर्चा का क्रम जारी है। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यह अत्यंत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो उसके लिए टर्म्स और रेफरेंसेस तय किए जाते हैं राष्ट्रपति की तरफ से। वित्त आयोग प्रकीर्णन अधिनियम 1951 का है, उसके तहत ठीक उसी तरीके से 16वें वित्त आयोग के लिए भी कुछ टीओआर तय किए गए थे, जिसमें यह था कि केंद्र और राज्यों के बीच
राजस्व का बंटवारा कैसे होगा, राज्यों को अनुदान सहायता जो अनुच्छेद 275 के तहत दी जाती है वो कैसे दी जाएगी, आपदा प्रबंधन के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी, और स्थानीय निकायों को किस प्रकार से जो है हम योगदान देंगे या अनुदान देंगे, इस पर इनसे सिफारिशें मांगी गई थी। अब इन्हीं सिफारिशों के अध्ययन करते हुए इन्होंने अपनी क्या की, रिपोर्ट दे दी। अब रिपोर्ट देने के बाद इनकी रिपोर्ट की जो सबसे खास बात है कि जो टैक्स डिवीजन पुल है, उस टैक्स डिवीजन पुल में से कितना प्रतिशत राज्यों को मिलेगा और कितना प्रतिशत संघ के पास रहेगा, इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वर्टिकल डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेज। तो अगर आप देखोगे कि वर्टिकल डिवैल्यूएशन कितना हुआ है, तो इन्होंने 41% बताया है, यानी जितना कर विभाज्य पुल में मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो 100 रुपए में से 41 रुपया राज्यों को दे दिया जाए और शेष जो 59 रुपए बचे वो केंद्र अपने पास रख ले, संघ अपने पास रख ले। यही सिफारिश कमोबेश अगर आप देखोगे तो 15वें वित्त आयोग ने भी की थी। 15वें वित्त आयोग ने भी 41% की बात की थी, 16वें वित्त आयोग ने भी 41% की बात को सेम एज इट इज स्वीकार किया है। तो अब 41% क्या होगा, लंबवत हस्तांतरित किया जाएगा राज्यों के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह निकल के आता है कि जब राज्यों के बीच में 41 रुपया राज्यों के लिए चला गया, तो इनको राज्यों के बीच में कैसे आपस में बांटा जाए, इसका फार्मूला क्या होगा, और इसी फार्मूले से होता है एक बहुत बड़ा खेल। अब जो ये 36 बंटवारा होता है, उस 36 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रत्येक वित्त आयोग एक फार्मूला तय करता है। उसी तर्ज पर 16वें वित्त आयोग ने भी एक फार्मूला तय किया, जिसमें इन्होंने जनसंख्या को आधार बनाते हुए 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या को 17.50% का भारांश दिया। जनसांख्यिकी प्रदर्शन को इन्होंने 10% का भारांश दिया। एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो 10% का भारांश दिया। वन क्षेत्रफल की बात करें यहां पर भी 10% है। पर कैपिटल जीडीपी डिस्टेंस, यानी जो प्रति व्यक्ति राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद होती है, उसकी दूरी के लिए इन्होंने 42.5% का भारांश दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, यह एक मानक किसने माना था, 15वें वित्त आयोग ने माना था, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इसे मानने से मना कर दिया। यानी 15वें वित्त आयोग के एक फार्मूले को इन्होंने मानने से इंकार कर दिया और उसकी जगह पर एक नया मानक इन्होंने जोड़ा, और वो है आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यानी जो भारत का राष्ट्रीय जीडीपी है, उस राष्ट्रीय जीडीपी में किस राज्य का कितना योगदान है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, 10% इसको दे दिया। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो इन मानकों के आधार पर, पैरामीटर्स के आधार पर, जो 41 रुपया संघ से राज्यों को मिला था, उन राज्यों में बांटने की बात हुई। उस 41 रुपए का 17.5% राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, 10% उसका जनसांख्यिकी प्रदर्शन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 10%, इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें असली खेल जो है वह खेल आपके कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पर है, अर्थात जिस राज्य की जीडीपी का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में जितना अधिक होगा, उसको 10% में उतना अधिक वेटेज मिलेगा। और यही कारण है कि चूंकि उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, इनकी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, पीछे हैं, इसके चलते चूंकि जीडीपी में इनका योगदान कम है, तो इनका जो वेटेज है वो कम मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को 15वें वित्त आयोग ने 17.94% रुपए क्या किए थे, आवंटित किए थे। अब 16वें वित्त आयोग ने इनको घटा के कितना कर दिया है, 17.62%। यानी 15वें वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित अनुपात की तुलना में दशमलव में कुछ परसेंटेज उत्तर प्रदेश को कम मिलेगा 16वें वित्त आयोग की तरफ से। और यह अभी परसेंटेज में है, अगर इसको टोटल नंबर में देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लाखों में हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान कम है। वहीं पर आप देखोगे कर्नाटक की, देखोगे तो कर्नाटक का जो है 15वें वित्त आयोग ने 3.65% दिया था, जबकि 16वें वित्त आयोग ने इससे 4.13% कर दिया है, अर्थात वहां पर लगभग 0.5% इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है।
तो जिन अर्थव्यवस्थाओं की, जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था आगे है, यानी वहां का ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आगे है, उनको 16वें वित्त आयोग में अधिक पैसा मिल रहा है, और जिन राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद कम है उनको कम मिल रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के भारांश में या उत्तर प्रदेश के अनुपात में इस बार क्या है, आपको कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश होती है कि वो तमाम प्रकार के क्या करता है, ग्रांटों की सिफारिश करता है, अनुदानों की सिफारिश करता है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने लोकल ग्रांट का मतलब स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की बात, तो स्थानीय निकायों के लिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 7,91,493 करोड़ रुपए इन्होंने स्थानीय निकायों के लिए क्या किए हैं, आवंटित किए हैं। अब उसमें से क्या होगा, इसमें से आपके रूरल के लिए भी जाएंगे और अर्बन के लिए भी जाएंगे, ये उनके अनुपात में क्या होगा, डिवाइड होगा, जिसमें बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट के आधार पर भी इसे डिवाइड किया जाएगा। वहीं पे अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट देखेंगे तो यह लगभग 1,55,916 करोड़ है। लगभग 1,55,916 करोड़ किसके लिए दिया गया है, आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो वित्त आयोग हुआ करते थे वो एक और अनुदान की सिफारिश करते थे, राजस्व घाटा अनुदान, और राजस्व घाटे अनुदान को 16वें वित्त आयोग ने इसे क्या किया है, समाप्त कर दिया है। 16वें फिनांस कमीशन ने इसे क्या किया, समाप्त कर दिया। अर्थात राजस्व घाटा अनुदान देने से बिल्कुल 16वें वित्त आयोग ने मना कर दिया। इससे भी उन राज्यों को नुकसान होगा जिनका राजस्व घाटा अधिक होता था, लेकिन अभी इस पर किसी की नजर नहीं गई है। तो ये आपके अनुदान से संबंधित इनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं। वहीं अगर राजकोषीय घाटे के संदर्भ में देखेंगे तो राजकोषीय घाटे पर यह कहते हैं कि जो राज्य हैं उनका राजकोषीय घाटा किसी भी स्थिति में उनके राज्य सकल घरेलू उत्पाद से 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे को अपने जीएसडीपी के 3% के अंदर सीमित रखना है। और फिर इन्होंने यह भी कहा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र के लिए इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपना जो राजकोषीय घाटा है वह 3.5% पर सीमित रखना है। तो राज्यों को 3% पर और संघ को उन्होंने 3.5% पर सीमित रखने की बात की है। इसके बाद आता है ऑफ बजट फिनांसिंग। इसको इन्होंने कहा है कि ऑफ बजट फिनांसिंग को संघ और राज्यों को पूरी तरीके से इस पर क्या करना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। यह इनकी क्या हुई है, सिफारिश है। तो यह मोटे तौर पर वित्त आयोग की क्या थी, प्रमुख सिफारिश थी। यहां पर आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के जो अनुपात में इस बार कमी आई है 16वें वित्त आयोग के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश को इसका विरोध करना चाहिए या इसका साथ देना चाहिए? आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें, हमें आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी। वहीं पे हमें आपको सूचित करना है कि RWA सिविल सर्विसेज पर प्रतिज्ञा 2.0 आपके फाउंडेशन बैच में एडमिशन प्रारंभ है। आप एडमिशन लेकर अपनी सिविल सर्विसेज तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।